हेलो ऑल। आज हम लोग स्टडी करेंगे रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की चैप्टर 12 सम इम्पोर्टेंट एसेइस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। इस भाग में हम लोग स्टडी करेंगे जोसेफ एडिसन को। तो जोसेफ एडिसन 18th सेंचुरी के एक बहुत बड़े एसेइस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोएट और पॉलिटिशियन थे। इन्होंने कॉमेडी भी लिखी। डॉक्टर अलेक्जेंडर पोप ने अपने वर्क एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट में जोसेफ एडिसन को क्रिटिसाइज करा था और इन्हें स्पोरस की संज्ञा दी थी। 1965 में जोसेफ एडिसन ने एक पोयम लिखी, अ पोयम टू हिज मैजेस्टी। इस पोयम को इन्होंने विलियम थर्ड को डेडिकेट करा था। इसके बाद 1697 में इन्होंने एक वर्क लिखी, द पीस ऑफ राइन्सबुर्ग। इस वर्क में को भी इन्होंने विलियम थर्ड को डेडिकेट करा था। इन सभी वर्क से खुश होकर के हम देखते हैं कि विलियम थर्ड जो है इन्हें पैटर्न प्रोवाइड करते हैं और इन्हें 300 पाउंड्स पर ईयर मिलता है। 1702 में विलियम थर्ड का जब देहांत हो जाता है, इसके बाद चार्ल्स मॉन्टेग जो कि हेलिफैक्स के पोस्ट पे कहीं काम कर रहे थे, तो ये इनको पैटर्न प्रोवाइड करते हैं। 1707 में रोजामंड इन्होंने वर्क लिखी। 1730 में कैटो अ ट्रेजेडी। 1717 में इन्होंने द ड्रमर एक कॉमेडी एक वर्क लिखी थी। उसके बाद द कैंपेन नामक एक वर्क लिखा। तो ये सब इनकी फेमस वर्क रही, खास करके व्हेन वी टॉक ऑफ हिम इन द रिल्म ऑफ पोएट्री। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं एसेज को। तो एसेज में क्या कुछ हुआ, हम चैप्टर वाइज एज पर द बुक स्टडी करते हैं। तो पीरियोडिकल एसेज 18th सेंचुरी का एक खास तरह का लिटरेरी जॉनरा था। इस लिटरेरी जॉनरा में स्पेशली फोकस ये होता है कि सोशल लाइफ और सोशल कंडीशंस को पोर्ट्रे करना, और जोसेफ एडिसन ने इसे बखूबी किया। इसे हम पीरियोडिकल्स क्यों कहते हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ पोएट्रीज और अदर फॉर्म्स ऑफ एसेज। तो पीरियोडिकल्स जो है पीरियोडिकल्स जो है वो बुक फॉर्म में पब्लिश ना होकर के रेगुलर बेसिस पे पब्लिश होती है। मतलब एक खास फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे ये पब्लिश होती हैं डिफरेंट जर्नल्स में, डिफरेंट मैगजीन्स में। तो पहला क्या, जैसे कि एसेज ऑफ द बेकन थे वो एक बुक फॉर्म में पब्लिश होते थे। लेकिन जोसेफ एडिसन ने एक न्यू जॉनरा डेवलप करा जिसमें इन्होंने एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफरेंट जर्नल्स में, डिफरेंट मैगजीन्स में इन्होंने चीजों को पब्लिश करा, अपने एसेज को पब्लिश करा। दूसरा चीज डिफरेंस क्या है कि द एम ऑफ द एसेज इज डिलिबरेटली सोशल एंड दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैनर्स एंड मोरल्स ऑफ द पीपल। तो उस एज के पीपल्स के मोरल्स और मैनर्स को इम्प्रूव करना, सोसाइटी में डिलिबरेटली सम पॉजिटिव चेंजेस लाना, ये उनका स्पेशल मकसद था थ्रू द यूज ऑफ दिस पीरियोडिकल एसेज। और इस एसेज को हम लोग सोशल एसेज भी कहते हैं बिकॉज इट इज फोकस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोशल, सो इट्स बेस्ड ऑन द सोशल वेल बीइंग। तो एडिसन और स्टील ने इस फॉर्म ऑफ एसे को डेवलप करा और इसे परफेक्ट करा। तो पीरियोडिकल एसेज में क्या था कि सोशल लाइफ और कंडीशंस को पोर्ट्रे करता है, ये बुक फॉर्म में पब्लिश नहीं होते हैं और ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफरेंट जर्नल्स और मैगजीन्स में पब्लिश होते हैं, एंड इट इज इवन कॉल्ड द सोशल एसे। So these are the few characteristics of periodical essays which was developed by Joseph Addison and Steele in 18th century. तो जोसेफ एडिसन एक बहुत बड़े एसेइस्ट हैं। इन्होंने स्पेक्टेटर में काफी कुछ कंट्रीब्यूट करा है और इन्होंने एक लिटरेरी फिगर या फिर एक इमेजिनरी फिगर को जन्म दिया, दैट इज सर रोजर डी कॉवर्डली। और इस कैरेक्टर के आगे पीछे इन्होंने बहुत सारी एसेज को फॉर्म करा। तो इन सभी एसेज को जो बेसिकली जिस पीरियोडिकल में मतलब जिस कलेक्शन में इन्होंने इसे पब्लिश करा, वो आगे कवर्ली पेपर्स के नाम से फेमस हुआ। सो नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क ऑफ जोसेफ एडिसन। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या खूबियां थी उनके एसेज को, तो वो हम लोग स्टडी करते हैं। हिज सोशल पर्पस, हिज थीम्स।
तो उनका जो पीरियोडिकल्स लिखने का मतलब था, उनका जो एसेस लिखने का मतलब था, वो बेसिकली क्या था, सोशल पर्पस के लिए था। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि इसे सोशल एसेस भी हम लोग कहते हैं। तो इनका पर्पस क्या था, सोशल एसे था। इनका जो थीम्स था वो काफी वेरिड होगा, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होगा। तो जो इनके एसेस थे वो लगभग लगभग यूनिफॉर्म लेंथ के होते थे, मतलब काफी जो है एक ही जैसा लेंथ होता था, अ, एक ही जैसे उनके मतलब कंपोजिशंस होते थे। और एडवर्ड अल्बर्ट क्या कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। Of almost unvarying excellence of style and of a wide diversity of subject। तो एडवर्ड अल्बर्ट बोलते हैं कि उनके एसेज जो थे में उनके सारे एसेज में एक्सीलेंस की क्वालिटी पाई जाती थी, और लगभग लगभग वो कमोबेश सेम तरह की होती थी, एक तरह की होती थी। और द टाइप ऑफ सब्जेक्ट ही चूज वाज वेरी डाइवर्स। तो वो मतलब विभिन्न तरह की जो है सब्जेक्ट मैटर पे वो स्टडी करते थे। They are a faithful reflection of the life of the time, viewed with an aloof and dispassionate observer। तो इट्स लाइक समथिंग दैट कि सोसाइटी में जो कुछ चीजें हो रही है वो सोसाइटी के ऊपर से वो चीजों को देख रहे हैं, अपने आप को सेपरेट करके, और एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन, एक सही रिफ्लेक्शन उस समय के मोमेंट्स, मैनर्स और जो भी कुछ सोसाइटी में चल रहा था उनको वो प्रेजेंट करते हैं। एडिसन जो है एक माइल्ड क्रिटिक है, वो हल्का क्रिटिक है। वो और उस एज के जो भी मोरल्स, जो भी मैनर्स है, उसे वो हल्का अटैक करते हैं, ना कि हार्श अटैक करते हैं। तो उनका जो सब्जेक्ट वो जो टिपिकली होता था वो क्या होता था, फैशन, हेयर ड्रेसेस, प्रैक्टिकल जोक्स, पोलाइट कन्वर्सेशन। तो इन सभी जो लाइट टॉपिक्स है, जो मैन एंड मैनर जो उस समय जो चलन था, जो सोसाइटी में जो चीजें हो रही थी, उस पे वो अटैक करते हैं। हिज एम वाज टू सेंसर। उनका एम था कि उन चीजों को सुधारे, उन चीजों को ठीक करे। हिज एम वाज टू सेंसर दोज वाइसेस which are too trivial for the chastisement of the law and too fanatical for the cognizance of the pulpit। तो वो सारी चीजें जो वाइसेस थी, जो ट्रिवियल थी, जो कहीं ना कहीं समाज में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, उन सभी चीजों को प्रति इन्होंने काफी कुछ लिखा, काफी कुछ धीरे से अटैक किया। वो नहीं चाहते थे कि ये जो दिखावे की दुनिया है वो रहे। ही वांटेड सम ट्रू मीनिंग और ट्रू इसेंस ऑफ द लाइफ। Even deeper and moral serious themes were handled in popular fashion: immortality, jealousy, prayer, death and drunkenness etc। तो जो फैशन था, जो इमोरलिटी थी, जेलसी, प्रेयर, डेथ एंड ड्रंकनेस, इन सभी विषय पे भी उन्होंने काफी जो है एक अच्छे तरीके से इनको डील किया। तो डीपर से डीपर सीरियस थीम्स को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इनको डील करा। Politics was touched, but only sparingly. In all these, Edison advocated moderation and tolerance and was the enemy of all excesses। तो हम देखते हैं कि एडिसन जो है मॉडर्निटी को जो है बहुत अच्छे से डील करते हैं, इनको बहुत अच्छे से मतलब टच करते हैं। पॉलिटिक्स को बस टच करते हैं हल्के तरीके से, उनमें कोई डीप का टच वाली बात नहीं पाई जाती है। और वो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो धीरे धीरे, और किसी भी चीज जो भी एक्सेस है उसको ये अटैक करते हैं। टू एन एज ऑफ फन, dismantle coarseness and artificiality, he came up with a wholesome message of refinement and simplicity। वो जो दौर था अभद्रता का, आर्टिफिशियलिटी का, शो ऑफ करने का, तो और एक फन लविंग एटीट्यूड होने का, तो वो बोलते हैं कि इन सभी चीजों से हट करके हमें एक रियल लाइफ एसेंस की तरफ झुकना चाहिए। उन्होंने रिफाइनमेंट और सिंप्लिसिटी का मैसेज दिया, मीनिंगफुलनेस का मैसेज दिया। He attacked all the little vanities and all the big vices of the time, not in Swift's terrible way। तो उन्होंने उस समय की जो दिखावे वाली दुनिया थी, जो अभद्रता थी, जो उस समय की जो खराबियां थी, जो समाज में कुरीतियां थी, उन सभी चीजों पे उन्होंने अटैक करा, उन सभी चीजों पे उन्होंने ठीक करने की कोशिश करी। लेकिन एडिसन अपने स्टाइल में की, स्विफ्ट के स्टाइल में नहीं। स्विफ्ट का जो स्टाइल था वो काफी टेरिबल था, काफी हार्श था, काफी अटैकिंग था। बट इन्होंने एक अच्छे मतलब विच मेक्स द ह्यूमन होपलेस ऑफ ह्यूमैनिटी विच अ काइंड ऑफ। तो जो स्विफ्ट का जो आइडिया था वो काफी हार्श था, ऐसा था कि जैसे होपलेस है, अब कुछ हो नहीं सकता है, काफी बुरी तरह से उन्होंने अटैक किया था।
लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जोसेफ एडिसन जो है वो बहुत ही एक अच्छे अंदाज में, बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे से, बहुत ही एक जो है आराम से चीजों को अटैक करते हैं। तो एडिसन का जो एसेस थे वे काफी मायनों में काफी अच्छे हैं। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच मेक्स द एसेस ऑफ एडिसंस ग्रेट, या फिर जो उनकी स्पेशल क्वालिटीज है वो क्या है? तो फर्स्ट, दे आर द बेस्ट पिक्चर्स बिपोज बिपजेस ऑफ द न्यू सोशल लाइफ ऑफ इंग्लैंड। तो न्यू सोशल लाइफ ऑफ इंग्लैंड को ये बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इनकी ऐसे इसकी सबसे बड़ी क्वालिटीज क्या है कि उस समय के इंग्लैंड के लाइफ को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा। सेकेंडली, they advance the art of literary criticism to much higher stage at it has reached before। तो हम देखते हैं कि इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के को एक नया स्टेज दिया, एक नई हाइट दी। इनके वर्क्स ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी एडवांस करा और ये काफी इन्होंने इस चीज को हेल्प करा और लिटरेचर भी इस तरह से काफी डेवलप हुआ। Thirdly, he has given the characters that live forever as part of the great immortals of literature। तो इनकी जो कैरेक्टर्स जो इन्होंने डेवलप करा वो कहीं ना कहीं लिटरेचर के जॉनरा में एक नया नाम क्रिएट करा और ये हमेशा के लिए अमर हो गया। मतलब इनके कैरेक्टर्स सो इंपॉर्टेंट और सो लाइवली थे। नाउ कमिंग टू द ग्रेट वर्क ऑफ हिज, दैट इज कवरली पेपर्स, जिसमें इन्होंने रोजर डी कवरली को कवर करा है। तो देखते हैं कैसे इन्होंने क्या चीजें कवर करी है। लेट्स गो थ्रू इट। द कवरली पेपर्स, तो ऑफ ऑल हिज essays the best known and loved one are those introduced to us Sir Roger D. Coverley, the genial dictator of life and manners in quiet English countryside। तो सर रोजर डी कवर्ली जो इन्होंने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा है, इस कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस के आसपास इन्होंने इंग्लैंड के लाइफ स्टाइल को पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। एंड सर रोजर डी कवर्ली अपने आप में ये एक उस समय के एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है। तो स्टडी करते हैं कि ये क्या है, और ये जो एसेज है जो सर रोजर डी कवर्ली के आसपास बुने गए हैं ये काफी फेमस हुए हैं उस समय में। Sir Roger D. Coverley is an imaginary, eccentric, old country squire who is supposed to be a member of the Spectator Club in London। तो सर रोजर डी कवर्ली एक इमेजिनरी, इसेंट्रिक, ओल्ड कंट्री स्क्वायर है। ये कंट्री स्क्वायर एक बहुत बड़ा पोस्ट होता था उस समय में, और ये स्पेक्टेटर क्लब जो कि लंदन का एक फेमस क्लब है उसके एक मेंबर है। इन क्लब्स में आपस में लोग आपस में लोग बैठते थे, दिन दुनिया की बातें करते थे, शो ऑफ करते थे, कॉफी हाउसेस में डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे चर्चा होती थी। तो ये उस समय का दौर था और ये सर रोजर डी कवर्ली के आसपास क्या क्या कुछ चीजें बुनी गई है उसका एक परिदृश्य है, और वो किस तरह के करेक्टर थे तो ये चीजें दिखाई गई है। तो सर रोजर डी कवर्ली के आसपास में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टेड कैरेक्टर्स हैं, सब अपने आप में ही यूनिक हैं। सैंडविच्ड बिटवीन essays on other topics, this seriousness appears an interval in the page of the Spectator and add imminence to its popularity। तो इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे इनको यूज करके चीजें लिखी गई है, और हम देखते हैं कि ये आने वाले समय में काफी पॉपुलर होता है। द कवर्ली पेपर्स हैज एन इपॉक मेकिंग सिग्निफिकेंस, तो ये काफी पॉपुलर हुआ। एडवर्ड अल्बर्ट बोलते हैं, इफ एडिसन हैज पिन्ड द कवर्ली पेपर्स टुगेदर विद अ स्ट्रॉन्ग प्लॉट, if instead only referring to the widow who had stolen the knight's affection, he had introduced a definite love theme, if he had introduced some important female characters, we should have the first regular novel in our tongue as it is this essay series being us within miserable distance of the genuine 18th century novel। तो एडवर्ड अल्बर्ट बोलते हैं कि अगर एडिसन ने कवरली पेपर्स में एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट दिया होता और ओनली सिर्फ बीडो को रेफर ना करके, वो बीडो जिसने नाइट के अफेक्शन जिसने उस नाइट का दिल चुराया था, अगर वो सिर्फ इस बीडो को रेफर ना करके एक प्रॉपर लव थीम दिया होता और उसके साथ साथ
कुछ और फीमेल्स कैरेक्टर्स को इन्होंने इस वर्क में पुट करा होता ना, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट रेगुलर नोवेल होता। हालांकि ये एसे सीरीज जो था 18th सेंचुरी में काफी फेमस हुआ, और हम देख पाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट जो है एडिसन का वर्क है। कि एडवर्ड अल्बर्ट ये कहने पे मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्लॉट, एक प्रॉपर लव थीम और कुछ फीमेल कैरेक्टर्स, इसको एक प्रॉपर और फर्स्ट इंग्लिश नोवेल बना दिया होता। नाउ कम टू द एडिसन ह्यूमर। तो एडिसन का ह्यूमर जो है काफी यूनिक है, काफी रेयर है, ऐसे ह्यूमर काफी कम देखने को मिलते हैं। इट इज माइल्ड एंड जेंटल, ये बहुत ही जो है माइल्ड और जेंटल वे में यूज करते हैं। इट इज डेलिकेटली आयरोनिकल, जेंटलमैनली, टॉलरेंट एंड अर्बन। तो ये आयरोनिकल भी है, जेंटलमैनली भी है। मतलब इन्होंने ह्यूमर को इस वे में प्रेजेंट करा है कि ये किसी को तकलीफ ना दे, मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही टॉलरेंट तरीके से, बहुत ही एक यूनिक वे में इन्होंने ह्यूमर से डील करा है। ये सटायरिकल नहीं है। और हम कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं कि स्विफ्ट जहां पे एक समय पूरे अटैकिंग होते थे, उनका टेम्पर होता था और वो पूरी तरह से एकदम चाहते थे इस चीजों को कि मतलब एग्रेसिव तरीके से स्विफ्ट प्रेजेंट करते थे, और एडिसन एकदम उनके अपोजिट में है। तो आई विल मतलब स्विफ्ट बोलते हैं, जोनाथन जोनाथन स्विफ्ट का स्टेटमेंट है, आई विल नॉट मेंडल विद द स्पेक्टेटर। इन अदर वर्ड ही कंसीडर्स एडिसन एज एन इफिमिनेट मींस काइंड ऑफ वुमेनली and wanting in masculine force and power. So gentle and mild is he in his irony and satire. His genial humor contribute a great deal of charm and popularity of his essays. तो हम देखते हैं कि उनका जो एसेज है वो काफी जेंटल है, काफी ह्यूमरस है, और वही चीजें इनकी चार्म को और इनहेंस करती है। तो व्हाट वाज हिज स्टाइल। तो उनका जो स्टाइल था वो काफी प्रेज करा गया। इन्होंने मिडिल स्टाइल को काफी अच्छे तरीके से परफेक्ट करा। कभी अपने स्लीप फूड नहीं हुए, मतलब जो वो चाहते थे, जैसा वो चाहते थे, उन्होंने उन चीजों को वैसे ही प्रेजेंट करा। ही वॉज एन इनफेलिएबल इंस्टिंक्ट फॉर प्रॉपर वर्ड एंड एन इनफेलिएबल ईयर फॉर अ सबड्यूड एंड ग्रेसफुल रिदम। तो हम देखते हैं कि कभी वो अपने वर्डिंग यूज में कैसे चीजों को रिदम होना चाहिए, कैसा शब्द का इस्तेमाल करना है, इन चीजों में वो हमेशा परफेक्ट थे। उन्होंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से चीजों को पोर्ट्रे करा। His prose moves with a demure and pleasing grace in harmony with his subject and with himself. तो उन्होंने सब्जेक्ट को, रिदम को, वर्ड्स को, इन सारी चीजों को एक बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग दिया, और बहुत ही प्रॉपर हार्मनी थी। जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट है, जो उनका स्टाइल है, द यूज ऑफ वर्ड, द यूज ऑफ रिदम, राइम, सारा कुछ बहुत ही प्लान और बहुत ही जो है प्रॉपर तरीके से था। Perfect finish and polish, clarity, flexibility, a rare simplicity contributed with dignity and some of the qualities of his prose style. तो उनकी प्रोज स्टाइल की ये क्वालिटीज थी कि एक परफेक्ट फिनिश था, प्रॉपर पॉलिश था, क्लैरिटी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब रिजिड नहीं थे। जोनाथन स्विफ्ट की तरह ये रिजिड नहीं थे, बल्कि ये फ्लेक्सिबल थे। चीजों को अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट करा, और यही कारण रहा कि ये काफी फेमस हुए और ये इनकी एसेस काफी हिट हुई। It was for such quality that Jonathan strongly recommend his style to those who want to learn the language. जोनाथन स्विफ्ट बोलते हैं कि अगर किसी को लैंग्वेज सीखना है तो उन्हें इनकी एसेस को पढ़ना चाहिए। नाउ कम टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ जोनाथन सॉरी जोसेफ एडिसन। जो जोसेफ एडिसन की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे उसको स्टडी करते हैं। तो जोसेफ एडिसन ने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को काफी कुछ दिया। ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर नॉट ओनली ऑफ द इंग्लिश टंग बट ऑफ इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश टेस्ट को इन्होंने एक नए टेस्ट को डेवलप किया, एक नए जॉनरा को डेवलप किया, और इंग्लिश लैंग्वेज को भी इन्होंने काफी कुछ हद तक डेवलप करा। हाँ, तो विलियम लॉन्ग क्या बोलते हैं वो स्टडी हम लोग देखते हैं। टू थिंग्स एडिसन डिड फॉर आवर लिटरेचर विच आर ऑफ इमिनेंस वैल्यू or unstable value. First, he overcame a certain corrupt tendency
bequeathed बाय रेस्टोरेशन लिटरेचर। तो रेस्टोरेशन लिटरेचर में बहुत सारी करप्ट टेंडेंसी हो गई थी और निगेटिव चीजों को जो है ना ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई थी, उस चीज को इन्होंने अटैक करा और लिटरेचर में एक न्यू बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि इन्होंने लिटरेचर को इनवैल्यूएबल थिंग्स दी। तो पहला ये था कि जो करप्ट टेंडेंसीज को प्रेज करने की हैबिट थी, इन्होंने इसको जो है अटैक करा और बोला कि नहीं ये चीजें गलत है और इस चीज को इन्होंने इम्प्रूव करा। इट वाज द apparent aim of the drama and even of much of the poetry of that is to make virtue ridiculous and vice attractive। तो ये जो क्वालिटीज हो गई थी रेस्टोरेशन एज में कि जो अच्छी चीजें हैं उसको रिडिक्यूल किया गया और जो बुरी चीजें थे उनको अट्रैक्टिव किया गया, उनको ग्लोरीफाई किया गया। तो इस चीज को इन्होंने एक तरह से ठीक करा। टू अ स्ट्राइप ऑफ द मास्क ऑफ वाइस, तो जो है बुराई का चेहरे को इन्होंने जो है उजागर किया, उसको रिवील किया और बताया कि ये जो बुरी चीज है वो गलत है और इसको जो है इन्होंने डिफेम किया। एंड टू रिवील वर्च्यू इन इट्स ऑन नेटिव लोनलीनेस, that was Edison's purpose and he succeeded so well that never since his day was our English literature seriously followed after false gods। तो इन्होंने काफी चीजों को इम्प्रूव करा। तो हम देखते हैं कि मैकुले से सो इफेक्चुअली डिड ही रिस्टोर्ट ऑन वाइस द मॉकरी had recently been directed against virtue that since his time openly violation of the decency has always been considered among as a sure mark of fool। तो ये एक बेवकूफ़ी थी उस समय की जो है पहले इनसे पहले कि हम नेगेटिव चीज़ों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से काम की और सोसाइटी में एक नया इस्टेब्लिशमेंट, एक नए जो है रिफॉर्मेशन को इन्होंने काफ़ी हेल्प करा इस चीज़ को करने में। द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर आर द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एसे। तो ये मॉडर्न एसे के लिए कहीं ना कहीं एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा। They studied their studies of human character as exemplified in Sir Roger de Coverley are preparation for the modern novel। और कहीं ना कहीं ये मॉडर्न नोवेल के लिए एक स्टेज मतलब एक प्रोवाइड करा और हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं आगे केसेस के लिए एक नया रोल क्रिएट करता है। एडिसन एस्टैब्लिश्ड द पीरियोडिकल एसेज एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। तो मॉडर्न लिटरेचर में पीरियोडिकल एसेज का एक खास इंपॉर्टेंस रहा और एडिशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा जो हम लोगों ने इस मतलब वीडियो में देखा। सो आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।